वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। ये जो जब से तहरीक अदम एतमाद आई है, हमने बहुत से लोग कहते हैं कि बच्चों को सियासी लीडर जो हैं उनकी तकारीर दिखानी छोड़ दें क्योंकि अखलाकियात पे बुरा असर ना पड़े। और मौलाना तकी उस्मानी साहब जो बहुत बड़े मुफ्ती हैं और स्कॉलर हैं, उनका ट्वीट बड़ा काबिल गौर है। उन्होंने कहा कि सियासी अखलाकियात में जिस बुरी तरह इस्लामी अहकाम व इक़दार पामाल हो रहे हैं उनका तसव्वुर करके डर लगता है। अल्लाह ताला इसके वबाल से बचाए। कुरान करीम की सूरह हुजरात में अल्लाह ताला फरमाता है कि एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ, गीबत ना करो, बदगुमानी ना करो, किसी दूसरे की टो में ना रहो, किसी का नाम बिगाड़ कर ना बुलाओ। इख्तलाफ चाहे सियासी हो या नज़रियाती, इसे दुश्मनी बनाकर मरने मारने और गालियाँ देने का तरीका माशरे के लिए मोहलक है। तनकीद दलाइल से होती है, भोंडी ज़बान से नहीं। कुरान में हज़रत मूसा व हारून अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के मामले में भी नरम बात करने की तलकीन फरमाई गई। खुदारा सोचे कि हम कहाँ जा रहे हैं। और ये सूरह हुजरात का जो है तस्करा, ये तो चौधरी शुजात साहब ने भी प्राइम मिनिस्टर को भी कहा। और ऑब्वियसली ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इस दौड़ में नहीं है, इसमें अपोजिशन भी फिर बराबर ही उतरती है और मौलाना फजल रहमान भी बराबर ही तुलते हैं। तो मैं इन दोनों में से किसी को सुनाना नहीं चाह रहा क्योंकि अल्लाह ताला का भी हुक्म है। मौलाना तकी उस्मानी साहब ने भी कह दिया, इमरान खान साहब की हुकूमत जिन थादियों पर खड़ी हुई है उन्होंने भी मशवरा दे दिया है चौधरी शुजात साहब ने कि जनाब आप सूरह हुजरात एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर पढ़ लें जब वो स्पीच किया करें और नाम मुखातिब किया करें। और सबसे बढ़कर जनरल बाजवा साहब ने भी, मतलब कुरान शरीफ से बढ़कर तो नहीं, लेकिन ये जितने बाकी के लोग हैं यानी कि चौधरी शुजात साहब मसलन, इनसे बढ़कर जनरल बाजवा साहब ने भी ये मशवरा दिया, जिसको ऑडियंस के सामने प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि जी डीजल नाम ना लिया करें मौलाना फजल रहमान का। लेकिन उस जलसे में भी ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ने 8 से 9 मरतबा डीजल का नाम लिया। प्राइम मिनिस्टर का कल का जलसा बड़ा इंटरेस्टिंग था। हाफजाबाद का बहुत से लोगों के नज़दीक वो इंतखाबी जलसा था। उसमें उन्होंने लोगों को ज़्यादा गालियाँ नहीं दी, अपोजिशन के लोगों को ज़्यादा उनके नाम नहीं बिगाड़े, सिर्फ चूहे कहा, 3 चूहे, ज़्यादा इंटेंस बात नहीं की, बल्कि अपनी अचीवमेंट्स गिनवाई। लेकिन उससे पहले तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। उन्होंने जो बातें कहीं ज़रा थोड़ा सा आप सुन लें, उसके बाद आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है इस वक्त जो चल रही है वो यही है कि हुकूमत ने जो है अब ये पावर इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया है दस्तूरी लिहाज से। उन्होंने कहा है कि दस्तूर अपनी जगह पे है, पार्लियामेंटेरियन मेंबर का राइट है या नहीं है वोट डालने का नो कॉन्फिडेंस में अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़, वो सब अपनी जगह पे है। लेकिन हम 10 लाख का मजमा खड़ा कर रहे हैं और जिसको वोट डालने के लिए जाना होगा उसमें से गुजर के जाना होगा। बल्कि आप पहले वही सुन लें कि गवर्नमेंट की पॉलिसी इस बारे में क्या, फिर मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में अखलाकियात क्या कहती हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बारे में। पहले हुकूमत क्या कहती है, जरा वो सुने। जो अपोजिशन की जो उन्होंने हरकतें की, उसके बाद जो लोगों के अंदर रिएक्शन है, तकरीबन 1 मिलियन 10 लाख का इंशाल्लाह ताला हम एक्सपेक्ट करेंगे लोग इसमें आएंगे और ये तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। इस 10 लाख की हजूम में से जिसने वोट डालनी होगी वो गुजर के जाएगा और जब वो वोट डाल लेगा तो दोबारा भी इसी में से गुजर के उसने जाना होगा। तो लिहाजा अपनी पेटियां कस लें। और पेटियां कस लें जी। 10 लाख के मजमे में से खासतौर पर वो मुनहरिफ अरकान जिनके ऊपर एक तलवार लटक रही है डिसेबिलिटी की भी। और हैरानकुन बात है कि दुनिया में जहां जहां बड़ी जमहूरियतें हैं, हमने स्टडी किया तो पता चला किसी दुनिया की जमहूरियत में, हर दुनिया की जमहूरियत के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस गारंटीड पॉलिटिकल लीगल राइट है। हर मेंबर अपने कायद के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर सकता है। आप जर्मनी से लेके बरतानिया से लेके स्वीडन तक जहां तक चले जाएं, अमेरिका में तो खैर इंपीचमेंट होती है, हर जगह इसको दस्तूरी तहफ़्फ़ुज़ है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि पाकिस्तान गालिबन वाहिद मुल्क होगा या गिनती है कुछ मुल्कों में होगा जहां पे एक मेंबर अगर अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करता है, जिस तरह इंग्लैंड में करता है। इंग्लैंड में तो डबल काम है। इंग्लैंड में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, आपको थोड़ा मैं पढ़ के सुना दूं, इंग्लैंड में अपनी पार्टी के खिलाफ, अपने पार्टी कायद के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि तहरीक एतमाद के जरिए, अदम एतमाद के जरिए तमाम पार्टीज के एमपीज फैसला करते हैं आया वह हुकूमत को जारी रखना चाहते हैं या नहीं। और इसी को जो ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया ने और क्लियर तरीके से बयान किया और उन्होंने ये कहा कि द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वोट स्ट्रिक्टली अलॉन्ग पार्टी लाइंस ऑन मोस्ट ओकेजन टू डू अदरवाइज वो पोटेंशियल रिजल्ट इन मेंबर्स ऑस्टिंग अ गवर्नमेंट दैट इंक्लूड्स देयर ओन पार्टी। यहां पे कभी किसी ने यह नहीं कहा कि जो मेंबर अपने ज़मीर के मुताबिक अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ फैसला करेगा या उसके खिलाफ वोट देगा वो मेंबर ही नाहिल हो जाएगा। ये नवाज शरीफ साहब की गालिबन दौर की लाई हुई ये जो तहरीक है फ्लोरा क्रॉसिंग की, ये पार्लिमान और जमहूरियत की स्पिरिट के खिलाफ है। क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी गुलाम है, वो किसी अहम इशू के ऊपर, मनी बिल पे, कॉन्फिडेंस के ऊपर जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, अमेरिका की तरह, इंग्लैंड की तरह, यूरोप की तरह, जिस तरह वहां के मेंबर आजाद है अपने पार्टी चेयरमैन को काउंट करने में हर पॉलिसी डिसीजन के ऊपर, आपने तो वो छोड़ा नहीं। आप कहते हैं गुलाम है।
नवाज शरीफ साहब ने शोशा छोड़ा, आई थिंक ये उन्होंने कहा कि जी ये फ्लोरा क्रॉसिंग बना दो ताकि हमारे गुलाम रहे, 5 साल तक हम स्याह करें सफ़ेद करें, प्राइम मिनिस्टर को हिला ना सके। और अब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट और वो खुद भी नवाज शरीफ साहब की इसी अमेंडमेंट की स्पिरिट के अंदर छुपते हुए जो है या उसकी पैरवी करते हुए जो है अब कह रहे हैं मेंबर को पार्लियामेंट में नहीं घुसने देंगे, अगर मेंबर पार्लियामेंट में आएंगे तो 10 लाख के मजमा क्रॉस करके आएंगे, पेटी बांध लें। थ्रेट करना दुनिया की किसी महजब जमहूरियत में नहीं होता, ये पाकिस्तान में हो रहा है। ये जो इन्होंने सज़ा लगाई है, ये भी मेरी ज़ाती राय है कि ये जितने पहले पॉलिटिशियंस थे इन्होंने अपनी पार्टी पे गुलामाना सोच रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए सब कुछ किया, और इसकी नज़ीर दुनिया में कहीं मिलती नहीं है। इंग्लैंड में तो यहाँ तक होता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं होता, कंजर्वेटिव पार्टी जो है उसके अंदर तो पार्टी चेयरमैन जो प्राइम मिनिस्टर भी होती है या होता है उसके खिलाफ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पार्टी कर लेती है, और कोई मेंबर नाअहल नहीं होता इस बारे में कि आपने अपनी पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ वोट दिया है। जरा हल्का जलवा देख ले थेरेसा मे के ऊपर, जो उनकी अपनी पार्टी ने नो कॉन्फिडेंस की मूव डाली और उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने उनके खिलाफ किया, हालांकि वो नाकाम हुई, लेकिन किसी पार्टी के मेंबर को नाअहल नहीं किया गया इस बुनियाद जो पाकिस्तान में दस्तूर बना हुआ है। 117 मेंबर्स, यहां तो बात चल रही है ना पीटीआई के 30-35 बंदे आगे पीछे हुए हैं, 117 मेंबर्स ने थेरेसा मे के खिलाफ वोटिंग में हिस्सा लिया, खुफिया वोटिंग में हिस्सा लिया, और वो 117 नाअहल नहीं हुए। तो ये स्पिरिट ही गलत है, ये तो गुलामाना सोच है, दुनिया में कहीं इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और पाकिस्तान की जो पीटीआई की गवर्नमेंट तो एक स्टेप आगे जाके 10 लाख का मजमा खड़ा कर रही है कि वो कहते हैं जी हम देख लेंगे, आपको पेटियां कस लें, कोई वोट दे तो सही जरा प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ, चाहे प्राइम मिनिस्टर एतमाद खो चुके या खो नहीं चुके, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि हम ये होने नहीं देंगे, एतमाद हमारे पास है। कमर जबान कायरा साहब, सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, इंजीनियर अली मोहम्मद खान एडवोकेट साहब, बहुत बहुत वेलकम आपको शो में। अली भाई, ये जो मैंने आपको सारा पढ़ के सुनाया, दुनिया की किसी महजब जमहूरियत में ये होता नहीं है। ये नवाज शरीफ साहब ने उस दौर में लेके आए थे फ्लोरा क्रॉसिंग वगैरह के हाथों ताकि ब्लैकमेल ना हो अपने पार्लियामेंटेरियंस के आगे, हालांकि कानून तो है वो तो सही है, आप नाअहल हो नहीं सकते। इसके बावजूद अब आप कह रहे हैं कि 10 लाख का मजमा खड़ा करेंगे, ये प्रूडेंट अप्रोच है गवर्नमेंट की अदम एतमाद वाले दिन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। सबसे पहले तो आपने 3-4 नुकात यहाँ पे उठाए हैं। पहले नुक्ते का आपने कहा कि आपने तकी उस्मानी साहब का भी जिक्र किया, बिल्कुल, वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, सबको अच्छे अलक़ाबात देने चाहिए, अच्छे तरीके से गुफ्तगू करनी चाहिए, लेकिन ये पाबंदी फिर सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पे ना हो, फिर सब पे हो। और फिर जो जमातों के तर्जमान बनाए गए हैं वो जो ज़बान यूज़ करते हैं, जो कुछ लोग जो है अखलाकियात से गिरी हुई बातें अपोजिशन की 100% सही कह रहे हैं मौलाना साहब, जिस तरह इमरान खान साहब के बारे में, तो सबको फिर एहतियात करनी चाहिए, किसी को यहूदी एजेंट भी नहीं कहना चाहिए। अगर आप अच्छे मुसलमान हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारी दुनिया किसी की एजेंट है। हम सब मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हैं, बाकी सियासी इख्तिलाफ हर किसी का हक है, नंबर 1। नंबर 2, आपने यूके की मिसाल दी। मैं ख़ुद वहाँ जो है उनका जो लीगल जूरिस्प्रूडेंस है पढ़ा हुआ हूँ। देखें, वहाँ और यहाँ में बड़ा फ़र्क है। वहाँ खुफिया राय शुमारी भी है, लेकिन वहाँ ज़मीरों के सौदे नहीं होते। जिस तरह पिछले साल इन्हीं दिनों में सेनेट के इलेक्शन में मोहतरम गिलानी साहब का जब था, अपोजिशन लीडर हैं इस वक्त सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, उनके अपने ही ख़ानदान के लोग जिस तरह वोट ख़रीदते हुए वीडियोस बनाते हुए दिखाए गए, क्या आपने कभी यूके में या अमेरिका में या किसी भी इवन हिंदुस्तान में ऐसा कुछ देखा है? तो उनसे अपना तकाबली ज़्यादा करते हुए हमें ये चीज़ देखनी होगी। लेकिन ये आर्टिकल 63 हमने नहीं, मियाँ साहब और पीपल्स पार्टी ने खुद डाला था। मैं इन्हीं को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, आपको नहीं कर रहा इस वक्त। आर्टिकल 63 नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं उसको हम खत्म, लेकिन अली भाई मेरा एक सवाल है, अली भाई मेरा एक जेन्युइन सवाल है, खत्म नहीं होता तब तक यही लॉ है। अली भाई मेरा एक सवाल है, नहीं सर उसमें जरा अभी ना जाए, अभी इस पे आ जाए जरा। मैं कह रहा हूं कि चौथा नुक्ता आपको टाइम पूरा मिलेगा। आपने बड़ी अच्छी बात की, जमीरों के सौदे। अब देखें ना, आप भी तो है ना, आपका जमीर तो नहीं बिका। अब मसला यह है कि जो अगर आपकी पार्टी में आपको नजर आ गया है कि आपकी पार्टी इतनी फारिग है, सारी पार्टी नहीं, सिग्निफिकेंट अमाउंट और नंबर जो आपकी मेजोरिटी खत्म कर दे प्राइम मिनिस्टर की तहरीक अदम एतमाद की सूरत में, जिनके जमीर बिक गए, तो आप शरई लिहाज से, इखलाकी लिहाज से, कानूनी लिहाज से, सियासी लिहाज से किस तरह ऐसी पार्टी के मेंबर्स की बुनियाद के ऊपर कॉन्फिडेंस क्लेम भी कर सकते हैं कि मेरे पास है? इसका जवाब दे दें फिर, अगर वो बिके हुए आपके पार्टी के लोग। अच्छा कामरान साहब, देखें, जज्बात में और एवरीडे लाइफ में हम कुछ बुनियादी नकात भूल जाते हैं। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, शेर खुदा ने फरमाया था कि अपने नफ्स को, अपने ज़मीर को कभी नहीं बेचना, बेचना पड़े तो जन्नत से कम की कीमत में जो है वो ना बेचना। जबरदस्त। तो अगर अपोजिशन के पास जन्नत है,
अगर पोजीशन के पास जन्नत है तो दे दें, मैं बेच दूंगा अपने आप को, अदरवाइज उससे कम पे तो कोई सवाल ही पैदा नहीं, मैं आपको तो अप्रिशिएट करो, मैं तो बिकने वालों की बात कर रहा हूं। अली भाई आप अपने पे कहां ले गए यार, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो बिक गए हैं, उनका तो सवाल ही नहीं है। लेकिन आपको ये किसने कह दिया कि हमारे लोग बिक गए हैं? ये आप खुद ही कह रहे हैं कि जमीरों के सौदे होते हैं। सुने ना, सुने देखें, किसी को कोई खबर चलानी हो ना, मैंने कारा साहब के खिलाफ चलानी हो या मैंने डॉक्टर मुसद्दिक साहब के खिलाफ कुछ चलाना हो, तो मीडिया में हम सबकी दोस्तियां हैं, सबके ताल्लुकात हैं, कहते हैं यार ये जराए से चला दो, जराए से चीज चल जाती है जनाब, वो राई का पहाड़ बन जाता है। ये अलबत्ता है कि इन्होंने तिजोरियों की मुंह खोले हुए हैं और जमीरों के सौदे के लिए दिन रात इन एक के हुए, रात को नींद भी यार मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। देखिए अब देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। अली भाई आप माने आज प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट लॉजिस चले गए, चल के सर मेरी बात सुने, आज पार्लियामेंट लॉजिस प्राइम मिनिस्टर चल के चले गए। यार अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आपके लोग नहीं बिके हुए, कुछ सारे की पार्टी की बात नहीं कर रहा, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नंबर नहीं बिकी हुई, उन्होंने नहीं खरीदा हुआ, या ये जिनको ये कहते हैं जमीन, तो फिर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में परेशान क्यों है सर? कामरान शाहिद साहब, मैं अर्ज करता हूं थोड़ा सा इसको वापस संजीदगी की तरफ लेके आते हैं। बड़ा थोड़ा मजाया की तरफ चला गया प्रोग्राम। देखें, वजीर आजम इमरान खान साहब पार्लियामेंट लॉजेस आए हैं, ये उनका घर है, इधर वो रहे हैं 2002 से 2008 तक। दूसरा ये है वो अपने एलाइज के पास आए हैं और वो मिले हैं मक्सी साहब से, उनकी जमात के लोगों से मिले हैं। क्या अपने एलाइज से मिलना जुर्म है? नंबर 1। और इस तरह के हालात में अपने एलाइज के साथ अपना एतमाद की फ़िज़ा कायम रखना बहुत ज़रूरी है। आखिरी सबसे अहम नुकता जो आपकी उसमें गुफ्तगू में फिर रह जाएगा मेरे से, वो ये है कि आपने 27 मार्च की बात की है कि क्या, देखें पहली बात तो यह है कि 27 को जो है पूरी कौम और तहरीक इंसाफ के कारकुन और वर्कर और हमारे वोटर सपोर्टर कौम पूरी अपने वज़ीर-ए-आज़म पे एतमाद का इजहार करने आएगी और उसका अदम एतमाद अगले दिन है। दूसरी चीज ये है कोई पता भी नहीं टूटेगा, ना कोई किसी को रोक सकता है। चले ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया, खुद इस बात की जामिन है। अली भाई आप जामिन है, बिल्कुल ठीक है। आपकी जमानत असल में फवाद चौधरी साहब कहां मानेंगे आपकी जमानत, प्राइम मिनिस्टर कहां मानेंगे, लेकिन बहरहाल आपके एंड पे है तो हम सुन रहे हैं आपकी बात। ब्रेक लूंगा जी मैं। रही है गवर्नमेंट, वो कह रही है बाय हुक और बाय क्रुक, और मैंने बयान सुनवाया फवाद, उन्होंने कहा जो मेंबर जाएंगे वोट डालने हमारी पार्टी के भी और आपके भी 10 लाख में से गुजर के जाएंगे और 10 लाख में से गुजर के वापस आएंगे और पेटियां कस लें, तो फिर तो ये बहुत बड़ा प्रेशर है आपके ऊपर, किस तरह डील करेंगे इसको? देखिए पहली बात तो ये है कि जिस दिन से तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, ये हुकूमत की तरफ से बौखलाहट जो है, गाली गलोच जो है, वजीर आजम की जो मुगलजात हैं, वो सारा कुछ एक हारे हुए काम टीम का काम है। वो एक हारी हुई हुकूमत, एक हारी हुई जमात की अलामतें हैं। वजीर दाखिला का कहना कि हम यहाँ लोग खड़े कर देंगे, कभी कहा जाए कि जी स्पीकर उनको अलाउ नहीं करेंगे, कभी ये, तो ये सारी बातें जितनी डिबेट इस वक्त हो रही है वो सारी एक हारी हुई गवर्नमेंट का। लेकिन कैरा साहब आप इसको डील किस तरह करेंगे सर? प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ सर। दूसरा यह है कि 27 मार्च तक डेट लेके जाना, अगर इनके पास नंबर पूरे थे, इत्तेहादी राजी हैं, तो अभी 2 दिन में इसका फैसला अभी तक हो चुका होना चाहिए था। हमने तो अदम एतमाद मोशन दे दी, आप ये फटाफट हाउस का इजलास बुलाएं और हमें डिफीट कर लें, बड़ा अच्छा है। तीसरी गुजारिश यह है कि अगर हुकूमत वक्त हालात खराब करना चाहती है, अगर वो धमकी से अब उसको अमली शक्ल में लाना चाहती है, वो आसिफ जरदारी को बंदूक के निशाने पर रख के भी राजी नहीं होते, वो मियां नवाज शरीफ को ड्रोन अटैक के जरिए खुदा न खास्ता मार देने की धमकी देने से भी बाज नहीं आते, उससे उनकी तसल्ली नहीं होती, और अब वो कहते हैं कि और तो कुछ है नहीं, अब हम लोग यहाँ खड़े कर देंगे। तो मैं बिल्कुल आपको तसल्ली से कह रहा हूँ, अगर अपोजिशन की जमातें ये महसूस करेंगी कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं और वो लोगों को रोकेंगे, तो फिर बिल्कुल आप किसी को रोक नहीं सकेंगे। फिर बाकी जमातें अपोजिशन की जो है वो भी अपने कारकुनों को काल देंगी, और ये हुकूमत अगर दंगा करना चाहती है, अगर हालात खराब करना चाहती है तो कर ले, उसकी जिम्मेदारी। साहब ये कह रहे हैं कि आप पीपल्स पार्टी भी जो है अगर ये फैसला होता है, जब रास्ते बंद हो जाएं कामरान और कोई रास्ता न रहे, और वो भी हुकूमत खुद कर रही हो, हम नहीं कर रहे, हुकूमत कर रही हो, तो क्या करें? नहीं, फिर पीपल्स पार्टी भी शामिल होगी, जलसा करेगी उधर, जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने इंडिकेट किया कि हमारे ऑपोजिशन भी आएगी। देखिए मैं कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी के पास क्या ऑप्शन होगा, बाकी अपोजिशन के पास क्या ऑप्शन होगा कि क्या हम डिफीट कर चुप करके घर बैठ जाएं?
इनको जोर जबरदस्ती से ये सारा काम करने दें? क्या ये मुमकिन है? और दूसरी बात मैं ये भी कह रहा हूँ कि क्या मीडिया उस दिन गुंगा होकर बैठ जाएगा? क्या इस मुल्क की अदालतें अपनी आंखें बंद कर लेंगी? क्या लॉ एंड फोर्सेस का जिम्मा कोई काम नहीं होगा? वो इस मुल्क में अनारकी फैलने देंगे? तो ये अनारकी सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं रहेगी, ये तो पाकिस्तान की गली गली मोहल्ले मोहल्ले फैल जाएगी, लड़ाई हो जाएगी हर तो तरफ। खैरा साहब, मुझे एक बात और बताइए कि ये मामला बड़ा अफवाम और तफहीम से हल हो सकता है कि अगर इत्तेहादी आपके साथ होकर अनाउंस कर दें तो गवर्नमेंट के पास ऑब्वियसली कोई पॉलिटिकल लेजिटिमेसी रह ही नहीं जाएगी। तो अभी हमने जो खबरें सुनी थी कि जरदारी साहब की गारंटी मान ली है चौधरी ने, और नून लीग क्योंकि रजामंद हो गई है उनको पीएम पंजाब की सीएमशिप देने पे, ये बात सही है या ये भी मफरूजा ही है सिर्फ? देखिए, अभी तो किसी बात को मैं कंफर्म नहीं कर सकता। एक बात कि इन गवर्नमेंट के इत्तेहादियों का जो इस वक्त रवैया है वो हुकूमत के साथ तो नहीं है। वो बाकी जमातों से भी मिल रहे हैं, वो अपने ऑप्शन ओपन करके बैठे हुए हैं, वो हुकूमत के ऊपर शदीद एतराज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हुकूमत के अंदर अपने धड़े बने हुए हैं तो हमें क्या कहते हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने महंगाई से, इन्होंने अपनी कमजोर गवर्नेंस से मुल्क के हालात खराब किए हैं। ये इनके सारे एलाइज कह रहे हैं। तो इसमें मेरा कसूर तो है नहीं, मैं तो एक तरफ हूँ। लेकिन जो आप कह रहे हैं ये भी हो जाएगा, लेकिन आप जरा गौर करें ना, मीडिया के दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि हुक्मरानों के रवैये का जरा ये तो इजहार करें, उस पर बात करें। ये कहना कि हालात खराब हो जाएंगे, आज को इस तरह इंटरप्रेट करें ना कि हुकूमत हालात खराब हो जाएंगे। कायरा साहब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अगर जाएंगे अभी तो खराब करना चाहती है। देखिए, अब तो ये लफ्ज न्यूट्रल कहते हुए बड़ा डर लगता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने न्यूट्रल को जो है वो जानवर तशबीह दे दी। हालांकि इससे पहले प्राइम मिनिस्टर खुद क्रेडिट लिया करते थे न्यूट्रल अंपायर रखवाने का, और न्यूट्रल वो हक, और उसके अंदर मेरे ज़हन में आया था बड़ा जब प्राइम मिनिस्टर ने यूक्रेन के मसले के ऊपर हक के अलम बुलंद नहीं किया, और वहाँ पे लोग मर रहे हैं, रशिया के उसके जो अनप्रोवोक जो हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, लोग मर रहे हैं। लेकिन मैंने इसलिए नहीं कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी हम न्यूट्रल हैं, मैंने इसलिए नहीं कहा चले नेशनल स्टेट का मसला है, स्टेट अफेयर्स है, नेशनल इंटरेस्ट का मसला, मैंने ट्वीट भी नहीं किया, करके भी डिलीट कर दिया था हालांकि उस वक्त। लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो अब ये कहते हैं कि न्यूट्रल जो जानवर होता है, जो न्यूट्रल हो जाए वो सब जानवर, इसलिए तो अब ये भी नहीं कह सकते। लेकिन बहरहाल न्यूट्रल वो होता है जिसकी क्रेडिबिलिटी होती है, जिसकी इज्जत होती है। इसलिए मैं बीइंग अ न्यूट्रल ये एनालिसिस कर रहा हूं कि वहां इस्लामाबाद जैसे छोटे शहर में 10 लाख क्या 1 लाख भी पीटीआई के लोग आ जाए और 50,000 या 1 लाख आपके आ जाए, तो वहां पे तो सीरियस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन शुरू हो जाएगी। मुसद्दिक मलिक साहब, आप भी कुछ सोच लें। गवर्नमेंट ने ऑफर सवाल आपसे जी कायरा साहब, मुतबादिल सवाल ये है कि क्या ये अपोजिशन की जमातें कर रही हैं या हुकूमत वक्त कर रही है? सर हुकूमत ही कर रही है। फैसला करेगी तो मजबूर होगी। मैं आपको कब कह रहा हूं आप कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं हुकूमत करिए, उन्हीं की जिम्मेदारी है। उनको 10 लाख के बजाय 172 बंदे अपने कंट्रोल में रख रहे हैं, बस दैट्स इट। 10 लाख को क्या करना है उन्होंने, उसका क्या ताल्लुक है इससे? मुसद्दिक मलिक साहब, हर बुराई की जड़ दस्तूरी लिहाज से मैंने देखा, चाहे वो टीका हो या पीका हो या ये फ्लोरा क्रॉसिंग का लॉ, वो आप है। क्योंकि ये भी आप ही ने, क्योंकि आप चाहते थे नून लीग की आपकी पार्टी नवाज शरीफ साहब की गुलाम बने। फ्लोरा क्रॉसिंग पे आपने ये जो लॉ बनाया है कि जी बंदा अगर अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करेगा तो वो नाहल हो जाएगा, दुनिया की किसी सिविलाइज वेस्टर्न डेमोक्रेसी में इसकी मिसाल ही नहीं मिलती। और आज प्राइम मिनिस्टर अगर आपके फुटस्टेप्स पे चल रहे हैं तो वो और बात है, लेकिन ये आपने शुरू किया ट्रेंड। तो अब मेरे भाई पोजीशन ये होगी कि वो तो आपके उन मुनहरिफ अरकान को जाने नहीं देंगे, वो वैसे भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो तहरीक एतमाद वापस लेने गवर्नमेंट ने मशवरा दिया, क्यों वहां पे इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर खड़ा करना है मसला आपने? जी मुसद्दिक साहब। जी, पहले तो मैं जब सियासत में नहीं आया था तो मैं अक्सर ये सोचा करता था कि फ्लोर क्रॉसिंग की शिक क्यों है, इसे क्यों होना चाहिए। तो जो भी आप गुफ्तगू फरमा रहे थे तो मेरे जहन के अंदर भी यही सवालात काफ़ी हद तक गूंजा करते थे। लेकिन ये पिछले 4 साल में जो मैंने देखा है, या सियासत में आए 10 साल 11 साल हो गए हैं और सेनेट में आए 4 साल हो गए, तो मैंने जो देखा तरीक़ाकार वोट दिलवाने का, यानी आप तो ये कह रहे हैं ना ज़मीर के सौदे, हमने तो ये देखा किस तरह लोगों के ऊपर नैप के केस किए जाते हैं वोट दिलवाने के लिए। हमने ये भी देखा कैसे लोगों को उनके बच्चियों की वीडियोस दिखाई जाती हैं वोट डालने के लिए, कैसे प्रेशराइज़ किया जाता है। जिन महज़्ज़ब मुआशरों का आप जिक्र कर रहे हैं, उन महज़्ज़ब मुआशरों में ये भी तो नहीं होता। कौन सा महज़्ज़ब मुआशरा है जहाँ पे बुनियादी इंसानी हक़ जो है वोट करने का, उसको थ्रेटन किया जाए ये कह के कि हम 10 लाख लोगों की एक फ़ौज खड़ी कर देंगे, चाहे 10,000 की फ़ौज खड़ी की हो। लेकिन जब हुकूमत वक्त एक मुल्क का वज़ीर आज़म ये कहे कि मैं लोगों को वोट नहीं डालने दूंगा, मैं वहाँ पे 10 लाख या 10,000, 10 लाख तो खैर ये क्या खड़े करेंगे, 10,000 लोग आ जाएं तो बहुत है। लेकिन मैं कहता हूँ 10 लोग भी अगर खड़े किए जाएं इस नीयत से
कि बुनियादी हक जो है लोगों का वोट करने का, उससे उनको महरूम कर दिया जाए, तो बताइए उस मुआशरे में क्या होगा। इस मुआशरे में आप वीडियोस बनाते हैं, ये हमारे लेकिन वो अली भाई ये भी तो कह रहे हैं ना कि जिस माशरे के अंदर लोग बिकते हों, एमपीएस एमएनएस बिकते हों, उसमें आप बरतानिया की रवायत अप्लाई नहीं कर सकते, ये भी तो उनका आर्गूमेंट है ना, वही तो आपके सामने प्रेजेंट करना है मैंने। तो क्या किया जाए अब? ये सब प्रॉब्लम्स हैं ना जी, इन तमाम प्रॉब्लम्स, ये जो अली साहब ने भी प्रॉब्लम्स बताई, अली मोहम्मद साहब ने, और जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये तमाम हकीकतें हैं। इन हकीकतों को सामने रखते हुए मुझे फिर समझ आई कि इस मुल्क के अंदर इस तरह के कवानीन क्यों हैं कि आप फ्लोर क्रॉसिंग ना करें, या आप जो बिल है आपका फाइनेंस बिल, सर मेरे कहने का मतलब ये है कि मुसद्दिक मलिक साहब, अब वो तो आप लोगों ने बनाया ना, ये फ्लोर क्रॉसिंग का जो कानून है, ये तो नवाज शरीफ साहब ने गालिबन शुरू किया, ये तो उसको फॉलो कर रहे हैं। उनको आपकी जो गलत चीज़ भी उनको सूट करती है वो ले लेते हैं, मैं वो दलाइल से साबित कर सकता हूँ, लेकिन असल तो जड़ आपने रखी है। कह रहा हूँ जी, मैं तो आपके सामने जो चीज़ पेश कर रहा हूँ वो ये है कि ये बताइए कि ये मुल्क के कौन से आइन या कानून में लिखा हुआ है कि आप लोगों को थ्रेटन करें कि वो असेंबली के अंदर जाके अपना वोट नहीं डाल सकते, जो इंसानी हक है, बुनियादी इंसानी हक है वोट करने का। मैं पूछ लेता हूँ, और जब वज़ीर आज़म, जो एक तरह से तो जमहूरियत के अलमबरदार उनको होना चाहिए, जब वो ये कहेंगे कि मैं वहाँ पे लोग खड़े करूँगा और पेटी बांध लें लोग और देखूँगा कैसे कोई अंदर जाता है और कैसे कोई बाहर आता है, तो बताइए ऐसे मुआशरे में आप क्या करेंगे। वो मौलाना फजलुर रहमान के कुछ लोग जिनको पुलिस ने मारा, एमएनएज एमपीएस को पकड़ा बगैर, तो सर आप ये कह रहे हैं कि घरों में बेसिकली बात ये है कि जरा एक सेकंड बात, मैंने सवाल एक पूछना था आपसे सदिक साहब, लेकिन अगर आपके चल जी बताइए बोलिए। नहीं आप पूछ लीजिए, कोई बात। सवाल ये कि आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या है? 10 लाख का मजमा अगर वहां ना भी हो, चले 10 लाख ये मफरूजा भी कह रहे हो, 1 लाख हो, 50,000 हो, बड़ी छोटी जगह है वो, वहां हमने देखा है वहां 20,000 बंदा भी जमा हो जाए, लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा मजमा है। और तहरीक इंसाफ के मेंबर्स को आप वहां किस तरह पहुंचाएंगे? वो जो आपके साथ है, कोई थादियों का अभी तक पता नहीं 50-50 है, अस्यूमिंगली कि आपके साथ वही लोग होंगे, उनको किस तरह वहां से निकालेंगे लॉजिस से और वहां तक पहुंचाएंगे? बीच में तो घात लगा के बैठे होंगे शेरों की तरह अली मोहम्मद खान साहब की पार्टी के लोग। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मगर आप तो ये कह रहे हैं कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनको रोका जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि अगर पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी या जेयूआईएफ के वर्कर्स को रोका जाए तो हम क्लैश होगा। निहत्ते लोग क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। फिर आप उस दिन फिर नाराज़गी होगी, फिर अगर कोई वहाँ से दोनों तरफ से डंडे चलेंगे, कत्ल वारत होगी, तो फिर आप सर अब मुझे यही बात गवर्नमेंट के आगे रखने दीजिए। बिल्कुल ठीक है, आप भी वही बात करें जो कायरा साहब कर रहे हैं। अली भाई बात ये है कि कायरा साहब भी यही बात कर रहे हैं और मुसद्दिक साहब ये बात कर रहे हैं कि वायलेंस को गवर्नमेंट खुद प्रोवोक कर रही है। सिंपल सी बात है, आप कहते हैं कि अभी साबित भी नहीं हुआ कि लोग बिक गए हैं, आपके पास मेजॉरिटी भी एब्सोल्यूट 172 से ऊपर आपकी पार्टी की है, तो भाई 10 लाख का मजमा लाने की क्या जरूरत है, बल्कि 27 तक भी जाने की क्या जरूरत है? फौरन हुकूमत का कोई काम हो नहीं रहा, फौरन इजलास बुलाइए, फौरन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को विन करिए। अल्लाह खैर सल्ला, इसमें इतना मसला क्या है सर? वरना तो वायलेंस होगा वहां, तो मौलाना फजल रहमान के बंदे आ जाएंगे, नून लीग, पीपल्स पार्टी सब आ जाएंगे, स्टैंड ऑफ हो जाएगा। देखिए कामरान साहब, वो तो खैर हमारा हुकूमत का फैसला है कि हमने उसको कब पुट करना है, वो हमें एक आईनी उसमें स्पेस मौजूद है। लेकिन बड़े दिनों बाद आपने जो है आज एक ऐसी बात की है जो बड़े दिल को भाई है, लेकिन उसमें थोड़ी सी ज्यादती आप कर गए हैं। जब आपने ये बात इधर की ना कि तमाम बुराइयों की जड़ जो है ये मुस्लिम लीग नून के दोस्त हैं, कि ये 63 एज जिसकी आप बात करें कि जनाब ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होना चाहिए, तो वो भी इन्होंने किया था कि जनाब सबको अपना गुलाम बनाए। आप कह रहे हैं ना, मैं आपके अल्फाज में कह रहा हूँ, मैं तो जरूरी नहीं है मैं उसे 100% एग्री करूं, बड़ी हिम्मत करके कह रहा हूं जी, और आप उसको फॉलो कर रहे हैं। साथ मैंने ये भी कहा है, ज्यादती आपने ये की है कि तमाम बुराइयों की जड़ सिर्फ ये नहीं है। अच्छा, तमाम बुराइयों की जड़ सिर्फ ये लोग नहीं है, साथ में पीपल्स पार्टी और फजल रहमान साहब भी हैं। फजल रहमान साहब तो वैसे ही 12वें खिलाड़ी की तरह हर टीम में फिट हैं, चाहे 17वीं तरमीम। मौलाना को छोड़ दें, पीपल्स पार्टी के मुतालिक बात करें अगर आपने करनी है। कायरा साहब मौजूद है जी, क्योंकि वो मौजूद है पार्टी को या मुस्लिम लीग नून के साथ उन्हें खड़े होना हो। बहरहाल देखें, ये आपको अगर किसी को कोई गलत फहमी है, ये अगर हमारा इधर जलसा होना है, ये इनके मेंबरान को रोकने के लिए या किसी को रोकने के लिए नहीं है, उनका वज़ीर आज़म साहब पे एतमाद का एक इजहार है। वहां वो अपना जलसा करेंगे, वो एक दिन पहले। अली भाई पार्लियामेंट के अंदर एतमाद का इजहार करना है, क्या हो गया मेरे भाई, बाहर नहीं करना। तहरीक अदम आप तो यार पार्लिमानी अमूर के वजीर है यार। सर मेरी बात सुने, तहरीक अदम एतमाद में कहां लिखा है कि मजमा बाहर आपने शो करना? जी 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 जी, आपसी बात हो रही है। सुन ले सर
भाईजान सुन लें, किसी को डरने वरने की कोई जरूरत नहीं है। इनके बंदे कोई जाना चाहे, हमारा कोई जाना चाहे, उनका आईनी हक है, वो वहां चले जाएंगे। वोट डालते हैं नहीं डालते वो उनकी एक चॉइस है। उसका इससे क्या ताल्लुक है कि डी चौक पे जो है हमारा कोई जलसा हो रहा है, वो उधर कोई रोकने के लिए आ रहे हैं? मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। देखें जी, अब गेम चली गई है, फिर ये कायरा साहब और जो नून लीग है ना, मौलाना ये डिसाइड करेंगे कि, और वैसे तो वो भी सुन रहे हो, क्योंकि आप असल में अली भाई कर ये रहे हैं कि आप उनको डरा रहे हैं। पहले आप लोगों ने, मुझे लगता है, मे बी आई एम कंप्लीटली रॉन्ग, जो आपके मुबैना मुनहर्रिफ अरकान असेंबली हैं, आप उनको डरा रहे हैं कि जनाब स्थानों से देख लांगे, 10 लाख का मजमा होगा इधरों, 10 लाख ना भी 1 लाख भी हो बेचारे, वो शरीफ लोग हैं, वो किस तरह पहुंचेंगे? ये सबसे बड़ा चैलेंज कायरा साहब और मुसद्दिक मलिक साहब के लिए अब है। अगर इत्तेहादियों के साथ नहीं होते, 10 लाख या 1 लाख का मजमा वहाँ खड़ा हो गया, तो फिर वहाँ क्या होगा? अदम एतमाद पे तो वोटिंग शायद हो या ना हो, वहाँ तो फिर बाहर ही सब कुछ हो रहा होगा जो हो रहा है। ब्रेक लूंगा जी मैं। इस मुल्क के अंदर स्टॉक एक्सचेंज से लेके बिजनेस तक और गवर्नमेंट के मामला जो हैं, जब से अदम एतमाद का गुब्बारा चढ़ा है, वो एक मफलूज हाली का शिकार है। और ऐसे मौके पर बादियों नज़र में प्राइम मिनिस्टर अगर 100% कॉन्फिडेंट हैं तो उनको फौरी तौर पे कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर ऑपोजिशन के गुब्बारे में से हवा निकाल देनी चाहिए थी या चाहिए है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। टाइम लिया गया है, ऑब्वियसली स्पीकर वही करते हैं। बहुत से लोगों के नज़दीक जो गवर्नमेंट की ख्वाहिश होती है, बहुत से लोगों की राय उनके मुतालिक, जिस तरह वो स्टैंड लेते हैं हुकूमत के लिए। और अब 27 को इजलास और 29 तक कहीं जाकर राय शुमारी होगी। कायरा साहब, ये जो डिले टैक्टिक है, इससे तो लगता नहीं आपको कि गवर्नमेंट को और टाइम मिल रहा है इत्तेहादियों को अप्रोच करने का, मजीद अपने आप को स्ट्रेंथन करने का, और आपकी अदम एतमाद जो है वो इस 10 लाख के मजमे के सामने एक थ्रेट के तौर पर, मतलब फारिग होने के पोजीशन पे, फिजल आउट होने की पोजीशन पे आ गई हुई है। कायरा साहब देखिए, मैंने पहले गुजारिश की कि इनकी सारी धमकियां कि स्पीकर वोट नहीं डालने देंगे, बंदे डिस्क्वालीफाई कर देंगे, अंदर जाने नहीं देंगे, कारकुन खड़े कर देंगे, 10 लाख का मजमा आ जाएगा, फला फला फला, ये सारी बातें क्या है? ये सारी बातें हारी हुई एक टीम की अलामत है। अगर इनमें एतमाद होता, इनके साथी इनके साथ होते, इत्तेहादी साथ होते, तो ये अब तक हमारी उस तहरीक को फारग कर चुके होते बुला के इजलास। ये इजलास आखिरी दिन बुलाना, वो भी ये गलत कर रहे हैं। और अभी अली मोहम्मद साहब ने कहा, भाई मेरे ने, कि ये हमारा प्रेरोगेटिव है गवर्नमेंट का कि हम इजलास कब बुलाते हैं। ये इनका प्रेरोगेटिव नहीं है, ये स्पीकर साहब का मैंडेट है और हुकूमत की मर्जी नहीं है। अगर हुकूमत की मर्जी से इजलास बुलाया जाना है तो फिर स्पीकर की पार्शियलिटी तो मतलब चीख चीख के बोल रही है ना, वैसे ही है। अब अली साहब खुद भी कह रहे हैं कैसे ही है। सो गुजारिश ये है कि इस सूरत हाल में अगर हुकूमत ये समझती है कि इस मुल्क के लोग गूंगे हो जाएंगे, मीडिया बहरा हो जाएगा, अदालतें पट्टियां बांध लेंगी आंखों पे, लॉ एंड ऑर्डर वाले जो है वो अपने घरों में बैठे रहेंगे, तो ये इनकी गलत फहमी है। अपनी मॉरल वैल्यू ये खो चुके हैं, ये हार चुके हैं। और हम बिल्कुल कह रहे हैं वाज़ेह तौर पे कि अगर हुकूमत तसादुम की तरफ जाना चाहती है, हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ था, आज भी है, कि ये जमहूरियत के कायल नहीं है, ये फाशिस्ट है। फाशिज्म में यही तरीकाकार होता है एग्जैक्टली। अगर आप उसको लिखे ना वन लाइनर्स में, तो जितनी खासियतें होती है वो सारी इस हुकूमत के अंदर मौजूद है। आज जो कुछ ये कर रहे हैं, जिस तरह थ्रेट्स है, जिस तरह अदारों के साथ डील कर रहे हैं, एग्जैक्टली वो कुछ है। सो अगर ये ख्याल हो, सर आपका पॉइंट आ गया, मुझे क्विकली आगे, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। आखिरी काम जी सर, आखिरी नहीं जाना नहीं भी आपने। जी 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 सारे मुल्क को मफलूज करके चीजें हाईजैक करना चाहे और उसको इजाजत दे दी जाए, तो फिर अनारकी के अलावा और कुछ बाकी नहीं बचा। अली भाई, सेनेट ही प्रिवेल कर सकती है, आप मशवरा दे सकते हैं कि हाईएस्ट मॉरल ग्राउंड ये है कि जिस तरह कायरा साहब कह रहे हैं कि फौरन इजलास बुलाया जाए और थ्रेट्स ना दिए जाए मजमे का। आप अगर जीत जाएं तो उसके बाद जश्न करें, इस्लामाबाद में का पूरे पाकिस्तान में करें, हाईएस्ट मॉरल ग्राउंड लें, कायरा साहब कह रहे हैं। देखिए, हम तो स्पीकर साहब को मशवरे दे सकते हैं और वो कायरा साहब की बात दुरुस्त है कि वो जुरिस्डिक्शन स्पीकर साहब का ये कि उन्हें कब बुलाना है। लेकिन देखें, ये थोड़ा सा ज़रा दिल गुर्दा पकड़े ना, ये अपोजिशन वाले जो अदम एतमाद लाना चाह रहे थे कि ज़मीन व आसमान सर पर उठाया हुआ है। और जनाब कोई बड़ा ये किधर गई इनके वो 5 दिन की धमकी किधर गई बिलावल साहब की, जो इमरान खान साहब को धमकी दे के गए, फिर यहाँ पे काम पे टांग रही थी उनकी, किधर गई उनकी वो धमकी जो कह रहे थे 5 दिनों में जनाब इस्तीफ़ा दे दे वरना पता नहीं हम जमहूरी हमला कर देंगे। कायरा साहब जमहूरियत की बात करते हैं, हमें जमहूरियत का दर्स देते हैं, थोड़ा सा दर्स अपने लीडर को भी दे देना। जमहूरियत में जमहूरी हमला नहीं होता,
जमहूरियत में हमला नहीं होता, जमहूरियत में एक दूसरे के ऊपर जो है इस तरीके से जो है वह चढ़ाइयाँ नहीं होती जो उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन बंदा बंदा निकला कोई नहीं पीपल्स पार्टी के साथ। और जब उनकी पतली हालत देखी है मुस्लिम लीग नून ने, उन्होंने कहा आफियत इसी में है कि अपने बंदे घर पे ही रखो। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, देखें इनको अब उल्टी पड़ गई है सारी तदबीरें। इनका ख्याल था कि जनाब इमरान खान साहब बड़े बैकफुट पे चले जाएंगे, हुकूमत बड़ा जनाब उनकी काम पे टांग रही होंगी। तो ये मैं उन्हीं की अल्फाज इनको बता रहा हूँ। जो इमरान खान पे कौम जो है वो एतमाद का इजहार किया है, जो कौम निकली है, इनकी रातों की नींदें उड़ के रह गई हैं कि हमने कर क्या दिया है। कौम और महंगाई का मसला भी भूल गई है। कौम खड़ी हो गई अपने लीडर के साथ, उस लीडर के साथ जो अक़वाम आलम में पाकिस्तान का सर फख्र से और इज्जत से ऊंचा करना चाहता है। वो लोग जो पाकिस्तान को वाशिंगटन या किसी भी वेस्ट के सामने सरनगू करना चाहते थे, जो डिक्टेशन लेते थे, जो कहते थे मारी जाओ। सर आपका ये पॉइंट आ गया, लेकिन हम सब ये बात ही कह रहे हैं मिलके आपको, इमरान खान के साथ खड़ी हो गई। सर आपका पॉइंट आ गया, लेकिन पॉइंट सिर्फ ये कि इनको लेने के देने आज ही पड़ सकते थे अगर पॉपुलैरिटी ग्राफ पहुंच सर ठीक है, अगर पहुंच गया बड़ी अच्छी बात है, पहुंच गया तो आप फौरी तौर पर लेने के देने पड़ सकते थे। कल ही बुलाते, डिबेट कराते और अदम एतमाद फारिग करते, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे। मुसद्दिक मलिक साहब, ये जितना डिले हो चुका है, गर्मी सहने दे थोड़ा सा, गर्मी यार मैदान में जरा सहने दे थोड़ा सा। प्राइम मिनिस्टर और पूरी गवर्नमेंट की दौड़े लगी हुई थादियों को मनाने में, आप देखें तो सही हुकूमत रुकी हुई है, अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है यार पूरे दिन हर रोज का पाकिस्तान का। काम पे किसकी टांगती हैं। चले ठीक है। मुसद्दिक मलिक साहब, आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट मजीद कॉन्फिडेंट होती जा रही है और आपसे चीजें डिले होती जा रही हैं और आपने गलत मौके पर अदम एतमाद लेके आए जब 1 साल रह गया, 1.5 साल? जी, ये जो गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, ऐसी गुफ्तगू तो आप सिर्फ बदमाशों से सुनते हैं, शुरफा से कब सुनते हैं? आपको कब किसी ने कहा कि तू निकल बाहर, देख लेंगे तुझे, आ जा सामने, तो आ जाए सामने भाई। अगर मुल्क का वज़ीर आज़म ये समझता है कि कत्ल व गारत होनी चाहिए तो करवा लें, क्या हर्ज है? आप बहुत बड़े बदमाश हैं कि आप टेलीविज़न पे आके थ्रेटन कर रहे हैं सियासी जमातों को कि निकल आ जा, बाहर आ जा, देख लेंगे तो देख लें भाई। क्या मसला है आपको? कि आपने सारी जिंदगी तो खुदा की हुकूमत है, दिल डर रहा होगा, किसी ने आपको थ्रेट नेट कोई नहीं है अपने लिए यार, आप डर का तावीज़ करने। अच्छा, अब मुसद्दिक साहब किसी की बात नहीं बोले अली भाई, मुसद्दिक साहब को सुनने के बाद बात सुनने का हौसला तो पैदा करें। लेक्चर ना दें, आप जो भी आप भी मेहरबानी फरमाएं, आप भी मेहरबानी फरमाएं, आप मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, लेकिन जब आप ये कहते हैं, जब आप टेलीविजन पे आके ये कहते हैं या वज़ीर आज़म कहते हैं कि आ जाएं जी 5 दिन की दी थी तो आ जाएं सामने, तो आ जाएं सामने यार। यानी अगर आप वज़ीर आज़म होने के बावजूद और आप वज़ीर पार्लिमानी अमूर होने के बाद आपको ये ख्याल नहीं है कि ये मुल्क आपके हाथ में अमानत की तरह है और आप कहते हैं हम इसको आग में झोंक देंगे, तो झोंक दें। यानी आप किस तरह की बातें करें? आप डिक्टेशन नहीं लेंगे, दुश्मन आपके कौन है? कोई इसको नहीं होगा। मेरी बात सुन लें, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है अली भाई। क्या किस बात पे नाराज हो रहे हैं आप? आपको क्या खतरा है कि मैं क्या बात कर दूंगा जो आपको नागवार गुजरेगी? कुछ खतरा है आपको कि आपको नागवार मेरी बात गुजरेगी? जो कहना है अब, मैंने तो वही बातें कही हैं जो वज़ीर आज़म ने कही हैं और जो आपने कही हैं कि आ जाएं, तो मैं भी कह रहा हूँ आ जाएं, फिर क्या मसला है? मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि जिस चीज़ को आप इंडिपेंडेंट पॉलिसी कह रहे हैं उसमें आपका दुश्मन कौन है? आपका दुश्मन है अमेरिका, आपका दुश्मन है यूरोप, आपका दुश्मन है नेटो, आपका दुश्मन है ईरान। आपने कहा चीन को कि ये फ्रंट कंपनियां थीं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की, आपके क्लिप हैं, अभी चला दें। आपने कतर के मुतल्लिक कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने डील्स में किकबैक्स दिए हैं। कोई दुनिया का मुल्क आपने छोड़ा है? कभी आप सऊदीया के ख़िलाफ़ हुए होते हैं और मिले होते हैं मलेशिया के साथ और तुर्की के साथ, कभी आप तुर्की और मलेशिया के ख़िलाफ़ हो जाते हैं कि हमारे भाई ने हमें रोका था, हम रुक गए हैं। आपकी खारजा पॉलिसी कौन सी इंडिपेंडेंट है? जब सालसी करवाने गए थे अमेरिका के पास, हाथ जोड़ के वर्ल्ड कप जीत के आए थे कश्मीर का सौदा करके, वो इंडिपेंडेंट थी? ये इंडिपेंडेंट पॉलिसी है? वो इंडिपेंडेंट वज़ीर आज़म है जो मोदी के दफ्तर के बाहर जो है 1 घंटा किसी का किराए का जहाज़ लेके बैठा रहे? कौन सी इंडिपेंडेंट पॉलिसी भाई? और आज सिर्फ एक रूस रह गया है जिसने अभी S-400s दिए हैं। S-400s जो हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के खिलाफ डिटरेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, अभी दिए हैं रूस ने भारत को। और आपका वाहिद दुनिया के अंदर जो एक सपोर्टर आपका पॉइंट आ गया। कायरा साहब, अदम एतमाद होती हुई नजर आपको आ रही है, उससे पहले आप गड़बड़ नजर आ रही है? कायरा साहब क्विकली। सर, अदम एतमाद तो हो चुकी, डर का तावीज करने, डर का अब तो एक रिचुअल है, वो पूरा होना है। वो इंशाल्लाह जब ये डेट रखेंगे हो जाएगा।
एक हाँ, तो ब्रेक ये मैं चीजें- लूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप तीनों से करनी है, जिसका ताल्लुक जो है वो अल्लाह ताला के अहकामात से भी है और हमारे यहाँ के सेटअप से भी। एक ब्रेक लूंगा जी। सूरह हजरात की जो आयत है कि एक दूसरे को ऐब ना लगाओ और किसी को बुरा लकब ना दो और जो तौबा ना करें वही जालिम लोग हैं, इसका इतलाक हम सब पे होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर पे ज़्यादा इसकी जिम्मेदारी इसलिए नहीं कि जनरल बाजवा ने भी उनको ये मशवरा दिया कि फ़लाँ बंदे का बुरा नाम ना लो, या उनके की इलाई चौधरी साहब ने मशवरा दिया कि आप सूरह हजरात को पढ़ लें, बल्कि इसलिए भी कि इमरान खान साहब वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने दावा किया है रियासत मदीना बनाने का, तो वो तो ज़रूरी पढ़ लें इसको। मुझे दीजिए कब तक इजाज़त।